इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। लोकसभा चुनाव में देश और फिर 3 प्रदेश जीतने के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में अपना परचम लहराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए वो नए नए दावपेच आजमा रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी पूर्व भारतीय महिला आईपीएस किरण बेदी को पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है और पार्टी के नेताओं के सुर भी कहीं ना कहीं बदलते नजर आ रहे हैं। आज की हमारी बेबाक राय का मुद्दा यही है, जिसमें मैं अपने सहयोगियों से जानूंगी कि किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने से पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका इस मामले पर क्या मानना है। किरण बेदी अभी हाल फिलहाल शामिल हुई हैं और आज कल उन्हें सीएम घोषित कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि उसमें बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, जगदीश मुखी हैं, सतीश उपाध्याय हैं, हर्षवर्धन वालिया हैं। इवन किरण जी तो अब कृष्णानगर सीट से भी लड़ने वाली हैं, तो अभी बिन्नी भी उसमें शामिल हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं, अभी उनका एक स्पीच अगर आप सुनना कभी, मैं आपको सुनवाऊंगी कि उन्होंने बड़ा ही कितना डिक्टेटरशिप से उन्हें स्पीच दी है कि अगर तुम्हें नहीं सुनना तो यू कैन गो, ये कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं है नॉल, उन्होंने ऐसा बोला। तो उनको उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। अब आप एक नेता हो, आप किसी पार्टी में किसी शामिल हो, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ले दे के आपको एकदम सही कितना सुर ताल में बात करनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने उनके अंदरूनी कलह भी, जैसे आपने बात की, वाकई में अंदरूनी कलह भी जगदीश मुखी ने कहा कि ये अपर जो वहाँ पे होगा बीजेपी पार्टी, उन्होंने बात की, हमसे इससे कोई मसला नहीं लिया गया। प्लस अभी मनोज तिवारी ने कहा था कि थानेदार नहीं होना चाहिए एंड ऑल। तो ले दे के वाकई अंदरूनी कला है और सीएम घोषित कर दिया गया। अब देखने वाली बात तो अब यही होगी कि देखते हैं किरण बेदी कितना चमत्कार कर पाती है, बीजेपी कितनी सीट हासिल कर पाती है। तो चलिए, इस बारे में मैं एडविन जी से जानना चाहूंगी कि जिस तरह किरण बेदी को अचानक से सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया और पार्टी के वो नेता जो पार्टी के जमीनी स्तर से जुड़े थे, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा मुद्दा है शीनू आज का, कि आपने बोला कि एकदम से कोई अगर बाहर से आए और पार्टी ज्वाइन करे और उसके कुछ दिन के अंदर ही आप सीएम कैंडिडेट उसको नॉमिनेट कर देते हो, तो बिल्कुल जो ज़मीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ता जो काम करते हैं किसी पार्टी के या किसी भी दल के, उसको बिल्कुल दिक्कत होगी। और जो दिक्कत है वो सामने आ भी रही है, चाहे वो तिवारी मनोज तिवारी के रूप में हो, चाहे वो हर्षवर्धन के रूप में हो, या और भी जो जगदीश मुखी के रूप में हो। तमाम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई आप 4 दिन पहले पार्टी को ज्वाइन करती हैं कोई महिला या किसी भी कोई भी नेता, उसको आप सीएम हर्षवर्धन की आपने बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर्षवर्धन पिछली बार सीएम पद के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, और इस बार उनको ना बनाकर एक नए चेहरे को मौका देना, इसको आप कितना तर्कसंगत मानते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में लास्ट बार चुनाव लड़ा और 32 सीटें आई थिंक बीजेपी ने जीती भी। लेकिन चूंकि इस बार वो जो एमपी हैं दिल्ली से, वो तो मैं ये नहीं कहता कि उनको ही बनाना चाहिए, बट 7 एमपी हैं और बड़े जो लीडर हैं बीजेपी के, जो बहुत समय से काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, बड़ी धाक उनकी दिल्ली में मानी जाती है, उन लोगों को आप चुन सकते थे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप 4 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करते हो और 4 दिन के बाद आपको सीएम कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया जाता है और तमाम लोग बयानबाजी करते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल मैं गायत्री जी की बात सहमत हूँ कि मनोज तिवारी जी ने कहा कि हमें थानेदार नहीं चाहिए, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी पैदा होंगी और कहीं ना कहीं इसका जो रुख है वो गलत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन बड़ा गलत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी शायद कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रही है और इसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को मिल सकता है चुनावों में। तो चलिए, इसी मुद्दे पर अब मैं कीर्ति जी से जानना चाहूंगी कि वो इस मसले पर क्या मानते हैं। चीनू जी, किरण बेदी वो पहली महिला थी जो इंडियन पुलिस सर्विस में आई 1972 में, और वो उसके आने के बाद उसने उस कार्यभार में संभाला उस वक़्त में, और उसके बाद वो रिफॉर्म्स के तौर पे तिहाड़ में भी शिफ्ट हुई थी और वो महिला रही है जिसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। और जब वो ट्रैफिक पुलिस में भी शिफ्ट होने पे और बहुत चर्चित रही, और उसकी वजह ये थी कि एक बार उन्हें इंदिरा गांधी की कार को भी उठवा दिया गया था उनके ज़रिए। तो इस वक्त में किरण बेदी का नाम क्रेन बेदी पड़ गया था। तो किरण बेदी जो है वो बहुत एक स्ट्रांग महिला है जिसने बहुत सारे काम किए हैं, रिफॉर्म्स जो तिहाड़ जेल में। किरण बेदी को कई ख्याति प्राप्त है, लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में, वो एक नया चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक नया चेहरा है जो आम जनता के बीच सामने आया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
देखिए उसमें ऐसा है कि किरण बेदी जो है, जो उसने काम किए हैं उस हिसाब से जो अमित शाह ने जो इनका नाम लिया है इस इलेक्शन के लिए, वो बड़ा राजनीतिक तरीके से लिया गया है, क्योंकि अमित शाह ही वो है जिसने पीएम मोदी को लाने वाला आदमी है। जो सारा ब्रेन है जो इसके पीछे इस्तेमाल हो रहा है वो अमित शाह का है, और अमित शाह राजनीति को इतनी तरह चलिए अब दीक्षा जी से जानते हैं कि वो क्या सोचती है इस बारे में। देखिए, मैं मानती हूँ कि किरण बेदी के पास काफ़ी उपाधियां हैं पिछले टाइम में, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अमित शाह को किरण बेदी को लाना था पार्टी में, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष हैं, तो चुनाव से कुछ समय पहले भी लाया जा सकता था। चुनाव से चुनाव के पहले लाना, वो पार्टी में कभी और भी शामिल कर सकते थे बहुत टाइम पहले, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब बीजेपी को एक बड़े चेहरे की वाकई में ज़रूरत थी, तब उन्हें लाना और इस तरह से सीएम पद के लिए नॉमिनेट कर देना, इतनी बड़े बड़े नेताओं को छोड़ के, जो नेता बीजेपी के साथ काफ़ी लंबे समय से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से, जिनके नाम से आज बीजेपी जानी जाती है, उन्हें भूल कर इस तरह से एक नए चेहरे को 2 दिन में लाकर, तो ये जाहिर सी बात है इसे लेकर कलह कहीं ना कहीं पार्टी में होनी थी, और हो सकता है कि इसका नुकसान भी आने वाले समय में पार्टी को भोगना पड़े। जी चलिए, मैं एडविन जी से जानती हूँ कि वो दीक्षा जी की बात से कितना सहमत है। बिल्कुल मैं सहमत तो हुई, क्योंकि देखिए आप किसी भी पार्टी को लेकर किसी भी नेता को लेकर आते हैं तो बिल्कुल 4 दिन पहले आप क्यों लेकर आ रहे हैं उसको, 6 महीने पहले लेकर आइए, साल भर पहले लेकर आइए, और अगर आप लेके भी आते हैं तो सीएम पद के एकदम से तुरंत नॉमिनेट कर देने का क्या मतलब है। बहुत सारे नेता हैं आपके साथ में मौजूद, बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी के साथ बने हुए हैं, तमाम उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ बिल्कुल दीक्षा के साथ में कि तुरंत जिस तरह प्रभाव में आप चीज़ों को लेकर आते हो, वो एक सलीका उसका होता है कि आप एक बिल्कुल। चलिए अब हम ये बात करेंगे कि ये तो हुई पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ा किरण बेदी के आने से। अब हम बात करते हैं कि आम जनता को ये स्वीकार्य होगा या फिर अस्वीकार्य है। सबसे पहले मैं गायत्री जी से जानती हूँ कि किरण बेदी आम जनता के लिए भी एक ये नया अनुभव होगा उन्हें राजनीति में देखना, और उनके अनुभव के अनुसार अगर हम बात करें तो वो पहली बार भारतीय राजनीति में आई है। इससे पहले उनको पुलिसकर्मी का अनुभव है एक, और उसके बाद एकदम राजनीति में दाखिल हो जाना। आम जनता ने उन्हें बतौर पुलिसकर्मी देखा है, अब उन्हें वो बतौर राजनेता देखेंगे, तो ऐसे में कितना उनको आंका जाएगा। जैसा कि आपने बोला कि किरण बेदी पहले एक पुलिस अफसर रही, अब वो राजनेता, तो मेरे हिसाब से तो आम जनता को उस तरह से वो एक्सेप्ट नहीं होंगी, जहाँ तक मेरा मानना है। दूसरी बात ये है कि ले दे के अभी मैं थोड़ा बैक जाना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिसने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए, कल बीजेपी ने सस्पेंस खोला, सीएम से लेके सारी उम्मीदवारों पे उन्होंने लिस्ट जारी की और सीएम पर से पर्दा हटाया, किरण बेदी को उन्होंने घोषित कर दिया। अब रही बात जनता को उनको स्वीकार करने की, हो सकता है जनता स्वीकार भी करे, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक पहला जो अगर पहले कंपैरिजन करें पहले चुनावों से, तो हर्षवर्धन वालिया, जगदीश मुखी जो थी, इनके बेस पे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक छवि थी। अब किरण बेदी 2 दिन पहले आई और शामिल हो गई उसमें, और उनको फिर उनको एक सीएम कैंडिडेट के तौर पे घोषित करना, और जनता को, मुझे नहीं लगता, आप मेरी बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि जनता उससे उनको स्वीकार करेगी। जी चलिए, मैं एडविन जी से जानती हूँ कि आम जनता के लिए कैसा होगा उन्हें एक राजनेता के रूप में देखना। देखिए मैं इस बात से तो अभी एग्री नहीं करता हूँ या डिसएग्री नहीं करता हूँ कि होगा या नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार ऐसा होता है कि आप किसी एक नेता को चुनते हो तो विरोध के स्वर उत्पन्न हो ही जाते हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा, हर्षवर्धन की बात कर रही थी गायत्री मैम अभी कि उनको लास्ट टाइम पार्टी के नेतृत्व उनको सौंपा गया था, तो मैं बताता तो चलूँ कि उस समय भी विजय गोयल जी को बड़ी दिक्कत हुई थी और बड़े वो नाराज़ पार्टी से हो गए थे उस समय भी, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें नॉमिनेट किया जाए। तो ये सब दिक्कतें चलती रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हो। बट मैं जो महत्वपूर्ण बात थी पूरे इस मामले को देखें कि किरण बेदी कुछ समय पहले आई, उनको तुरंत आप सीएम के नॉमिनेट कर दो, तो क्या आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था? क्या आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसके बूते आप इलेक्शन लड़ सको? क्या मोदी से अब जनता आजिज आ चुकी है? क्या मोदी लहर का असर कम होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत सारे ऐसे मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर आप बात करना चाहोगे और बात निकलेगी भी मीडिया में, क्योंकि मोदी अमूमन या उनकी पार्टी बीजेपी इस बात से सहमत है कि देश में जैसे मोदी लहर चली, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बेदी लहर चलाना चाहती है? मैं बेदी या मोदी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो महत्वपूर्ण बात है शीनू, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि आप जब जाते हो और स्टेट में तो मोदी लहर की बात करते हो तमाम तरह से कि मोदी लहर क्या असर है और हम यहाँ चुनाव जीते, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा की बात हो, या झारखंड की बात हो, या हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात हो। लेकिन दिल्ली में आते हुए आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है क्या? क्या कोई बड़ा नेता नहीं है क्या? बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिन पर आप बात कर सकते हो, और आने वाले दिनों में मीडिया में वाकई इस पर बात होगी। और जैसा कि पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि तिवारी जी का बयान था कि एक 2 दिन
पहले कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो हम उसे सीएम के का जो एक महत्वपूर्ण पद है उस पद पे कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जबकि एक ज़मीनी स्तर का जो नेता है वो तमाम दिनों से काम करते चले आ रहा है, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। यह जो नेता बड़े स्तर पे भी है, उसने पार्टी को जोड़ने का काम किया है, पार्टी को बनाने का काम किया है। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण जो इससे पहले 15 साल तक कांग्रेस का रास्ता आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद 32 सीटें पार्टी को मिलती हैं। तो उन सबको आप दरकिनार करते हुए एकदम से किसी चेहरे को लेकर आते हो और शामिल कर लेते हो, प्लस सीएम पद के लिए आप वो करते हो, तो ये दिक्कत वाली बात है। मेन बात ये नहीं है कि उनको जनता सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वो सेकेंडरी चीज़ हो गई। अब आप इलेक्शन में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो हो सकता है जनता आपको आपकी बातों से सहमत हो और आपको सीटें दे, आपको वोट दे। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाह रहा था पहले भी यही कि आप एकदम से किसी को बाहर से लेकर आते हो, उसको सीएम कैंडिडेट के ऊपर आप नॉमिनेट कर देते हो। मेरे लिए इस चिंता का सबब इस बात को लेकर है, संदेहास्पद है जिस तरह से। बिल्कुल संदेहास्पद तो है ही, प्लस जो पार्टी के बड़े और अच्छे लीडर हैं उनको दरकिनार भी किया गया। इसके जो भी ये निर्णय लिया गया उसको मेरे ख्याल से दरकिनार किया गया, और ये एक पार्टी की छवि के लिए बेहद खराब चीज़ है। चलिए अब दीक्षा जी से जानते हैं कि आम जनता के लिए किरण बेदी को चुनाव में देखना स्वीकार्य होगा या अस्वीकार्य। देखिए चीनू जी, मैं बिल्कुल अरविंद जी की बात से सहमत हूँ कि चुनाव में किरण बेदी को देखना कितना जनता के लिए कैसा रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें एक बड़ा चेहरा रख दिया है जनता के सामने, तो इस समय जो भिड़ंत होगी वो केजरीवाल और बेदी के बीच में होगी, क्योंकि कांग्रेस तो जैसा है वो अभी दिख ही नहीं रही कि कहीं लड़ाई में वो शामिल भी है। तो ये वाकई में आने वाला वक्त बताएगा। जहाँ तक बात ये रही कि बेदी को एक राजनेता के रूप में, तो जब अन्ना आंदोलन हुआ था ना, तभी से एक राजनीतिक छवि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना, राजनीति समाज सेवी छवि थी, उसे हम राजनीतिक छवि नहीं कह सकते। केजरीवाल बेदी की अगर हम बात करें तो बतौर समाज सेवी अन्ना आंदोलन से जुड़े थे। देखिए चीनू जी, वो समाज सेवी जिस तरह से राजनीति में एक एक करके एंट्री हुई वो तो हम सभी देख रहे हैं, वो कितना समाज सेवा था और उसके बाद किस तरह से राजनीति में वही चीजें घटी गई। चलिए एडविन जी से जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। एकदम सहमत हूं। जेपी आंदोलन की आप बात करिए, वहां पर भी यही था कि आप समाज सेवा की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं से नेता निकले और आज जो बड़े बड़े लीडर हमारे देश में मौजूद हैं वो उनमें से ही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था कि अन्ना आंदोलन से जुड़े ये चेहरे एकदम से राजनीति में इस तरह से दाखिल हो जाएंगे। इसी मुद्दे पर मैं कीर्ति जी से जानना चाहूंगी कि किरण बेदी जिस तरह से भारतीय राजनीति में अभी दाखिल हुई है, उससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आम जनता के लिए स्वीकार्य होगा। चीनू जी देखिए, बात हो रही है जिस तरह से आपके केजरीवाल है वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो किरण बेदी है ये भी करप्शन के अगेंस्ट ही है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो इसकी छवि है वो कहीं ना कहीं काम आने वाली करप्शन के अगेंस्ट है। लोग मुझे लगता है कि शायद किरण बेदी को इलेक्ट कर दे, मगर बीजेपी के अंदर क्या प्रभाव अंदर से चल रहा है वो एक अंदर की बड़ी सी ऐसी बात है जो इनकी एक राजनीतिक समस्या है। बीजेपी चाहता है कि दिल्ली को भी वो अपना कब्जे में ले ले। भारत के पूरे वोट तो उनको मिल ही चुके हैं और जिस तरह से और राज्यों से भी उनको वो मिल गया है, तो दिल्ली जो है मेन कैपिटल है उस पर भी ये चाहते हैं कि अपनी पूरी गद्दी जमाई जाए। इस वजह से किरण बेदी का नाम उन्होंने घोषित कर दिया। अब किरण बेदी हो सकता है जीत जाए, मगर अंदर के जो नेता है वो काफ़ी शायद आपस में उनके अंदर रोष चल रहा है। ये जी बिल्कुल सही बात कीर्ति जी ने बताई। दीक्षा जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, किरण बेदी जो कि राजनीति में अभी हाल ही में दाखिल हुई हैं, उन्हें राजनीति का अभी इतना अनुभव भी नहीं है, ऐसे में बाकी पार्टियां उन्हें किस नजरिए से देखेंगी। जी राजनीति का अनुभव हो ना हो, पर मैं इतना जरूर करूंगी वो एक पुलिसकर्मी रही हैं, तो जाहिर सी बात है देश की व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें अच्छा खासा अनुभव होगा, जो कि राजनीति में सिर्फ बुद्धि चलाना मेरे हिसाब से काम की चीज नहीं है। देश को कैसे विकास की गति पे, जो कि मोदी सरकार का नारा है विकास, तो मुझे लगता है उसमें किरण बेदी वाकई एक अच्छी भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल सही, दीक्षा जी ने बहुत अच्छी बात बताई। किरण बेदी जब दिल्ली में थी तो दिल्ली में काफी सुधार देखने को मिला था और व्यवस्था काफी तरीके से सुधारी गई थी। तो एडविन जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करें तो किरण बेदी काफी खरी उतरी है जनता की उम्मीदों पर बतौर पुलिसकर्मी। अब ऐसे में जब वो राजनीति में दाखिल होगी तो ये उनके लिए नया अनुभव होगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं तो करनी पड़ती है, और अरविंद केजरीवाल के हम बारे में बात करेंगे तो लास्ट इलेक्शन में उन्होंने पहली बार लड़ा और अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली, इवन सीएम भी बने दिल्ली के। तो ये पहली दूसरी बार को मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि आपकी छवि लोगों के बीच कैसी है, आप किस तरह से अपना को प्रेजेंट करते हो और क्या लोग आपको पसंद करते हैं नहीं करते, ये महत्वपूर्ण है। और यदि अगर ये महत्वपूर्ण है, आपको लोग पसंद करते हैं, तो आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक बात है कि उनको लोग कितना पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, तो ये एक अलहदा मसला है, क्योंकि जानना चाहूंगी कि वो आपकी बात से सहमत है या असहमत। देखिए चीनू जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि बतौर पुलिसकर्मी तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, काफ़ी अगर तारीफ़े काबिल हैं। उन्होंने वाकई
एक जो ढर्रा जो होता है देश की शासन व्यवस्था, उसको काफ़ी सुधारा और बहुत अच्छा काम किया। एक पहली महिला IPS ऑफिसर थी हमारे जैसे देश में, तो बहुत वाकई में अप्रिसिएट करना होगा। लेकिन वो वहाँ पे रवैया, पुलिस रवैया अलग होता है, एक राजनेता का रवैया अलग होता है। आप समाज सेवा भी, आपने समाज सेवा भी की, वो भी, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। आपने पुलिस कर्मी के तौर पे काम किया, वो भी। लेकिन अब आप एक राजनेता हो, आपको आपकी जो लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं से बात कैसे कर रहे हो, वो भी ध्यान रखना होगा। पार्टी खुद नहीं इस्टेब्लिश हो जाती है, खुद स्थापित, उसके कार्यकर्ता उसके लिए अपना खून पसीना लगाते हैं। तो पहले आप उस लहजे में तो आप उनसे उस तरीके से व्यवहार करो। जनता आपको पसंद करती है नापसंद करती है, वो तो 10 फरवरी को पता चल जाएगा जब काउंटिंग सामने आएगी। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहना चाहूँगी किरण बेदी जी को कि अगर वो CM प्रत्याशी के तौर पे खड़ी हुई हैं तो मे भी कुछ ना कुछ उनकी छवि, जो उन्होंने साफ सुथरी छवि जो उनको कहा जाता है, उसका कुछ फायदा मिले बीजेपी पार्टी को। किरण बेदी से राजनीति से जुड़ने पर ये थी मेरे सहयोगियों की राय। बहरहाल ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि पार्टियों से जुड़े ये नए चेहरे आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। आज के बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।